वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इन टुडेज हाईली कॉम्पिटिटिव डिजिटल लैंडस्केप सिंपली क्रिएटिंग अ वेबसाइट इज़ नॉट इनफ। इस लाइन का मतलब है कि बस एक वेबसाइट बनाना इनफ नहीं होता। इफ़ यू वांट टू रैंक ऑन गूगल पे अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, ड्राइव ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म अपनी बिजनेस की प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो आपको ऑन पेज एसईओ ज़रूरी बन जाता है। ऑन पेज एसईओ रेफर्स टू ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल वेब पेजेस। हर एक पेज को ऑप्टिमाइज करना जिससे कि हर एक पेज जो है वो रैंक करे सर्च इंजन्स पर, जैसे कि गूगल हो गया या बिंग हो गया। इन सब पर रैंक करवाना अपने हर एक पेज को ऑन पेज एसईओ के थ्रू, जिससे जो ट्रैफिक आए, अट्रैक्ट रिलेवेंट ट्रैफिक। इसके बाद आता है इट्स इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग बोथ द कंटेंट एंड एचटीएमएल सोर्स कोड ऑफ द पेज। इसमें ऑप्टिमाइज करना होता है कंटेंट को, टाइटल्स को, मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑन पेज एसईओ के अंदर। देन इसके बाद इन 2026 एसईओ हैज इन्वॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली। गूगल नो लॉन्गर फोकसेस ओनली ऑन कीवर्ड्स। इसका मतलब है कि जो गूगल है वो अब कीवर्ड्स पे नहीं फोकस करता, वो एक्चुअल का इंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता है कि यूज़र का जो इंटेंट है उसके बेसिस पर उसको जवाब मिले। इट्स नाउ प्रायोरिटीज यूज़र इंटेंट, बिल्कुल यूज़र के इंटेंट पर प्रायोरिटी करता है, कंटेंट की क्वालिटी पर कि कंटेंट कितना डेप्थ है, और EEAT यानी कि एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी और ट्रस्टनेस। एक्सपीरियंस कितना है उस कंटेंट को लेके उस वेबसाइट पर, एक्सपर्टाइज कितनी है, अथॉरिटी और ट्रस्ट, ये सब आपको बिल्ड करना पड़ता है वेबसाइट के अंदर। इफ़ योर कंटेंट जेन्युइनली सॉल्व्स यूज़र प्रॉब्लम, अगर आपका जो कंटेंट है वो सच में यूज़र्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो गूगल आपको रिवॉर्ड देगा हायर रैंकिंग के थ्रू। आपकी जो वेबसाइट है उसको और ऊपर की साइड दिखाएगा अगर आपकी जो कंटेंट है वो यूज़र्स की क्वेरी को सॉल्व करता हुआ मिला। अगर आपको एसईओ के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप इस डॉक से पढ़ सकते हैं। आगे आता है व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि अपने एक एक पेज को, जो वेबसाइट का एक एक पेज है उन सबको ऑप्टिमाइज करना। उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें, जैसे कि कंटेंट की क्वालिटी सही से करना, कीवर्ड्स का जो यूसेज है उसे सही से रखना, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना, टाइटल्स, टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, इन सबको ठीक से करना। जो यूआरएल होते हैं, ये यूआरएल्स होते हैं, इन्हें सही से स्ट्रक्चर करना। इंटरनल लिंकिंग सही से करना, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना। पेज स्पीड का सही से ध्यान रखना। पेज स्पीड ये एक ज़रूरी पार्ट होता है। मोबाइल यूसेबिलिटी, आजकल सब लोग मोबाइल से ही वेबसाइट पर सर्च करते हैं, तो मोबाइल पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली हो। In simple terms, anything you can control on your website is a part of on-page SEO. जो जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर कंट्रोल करते हैं वो सारा ऑन पेज एसईओ में काउंट होता है। जो वेबसाइट के बाहर की चीज़ें होती हैं, जो बाहर से एक्टिविटीज़ आप पूरी करते हैं, वो सारे ऑफ पेज एसईओ के अंदर आते हैं, और जो आप वेबसाइट के अंदर से ही कंट्रोल करते हो उन्हें कहते हैं ऑन पेज एसईओ। Why on-page SEO is important in 2026? Google algorithm has become smarter and more user-focused. It involves how useful your content is, कितना useful है आपका content, how user interact with your page, कि जो user आया है, जो देख रहा है आपकी पेज को, उसे कैसा लगा आपकी वेबसाइट, कैसे interact कर रहा है वो। When there your pages satisfy user intent, यानी कि जो आपका जो पेज है वो कितना सेटिस्फाई कर रहा है एक यूज़र के इंटेंट को। जो यूज़र सर्च करने के लिए आया है इंक्वायरी, उसकी क्वेरी को फुलफ़िल कर पा रहा है आपका इंटेंट, आपका कंटेंट। ये सब चीज़ें ध्यान रहता है गूगल।
देन इसके बाद आता है सर्च इंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कीवर्ड्स। जो आपका कीवर्ड्स है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के टाइम में गूगल के लिए हो गया है कि वो यूज़र के इंटेंट को ध्यान में रखे। यूज़र का जो इंटेंट है, यूज़र किस चीज़ के लिए आया है वेबसाइट पर, यूज़र क्या सर्च करना चाहता है, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि कीवर्ड्स पे। सिंपल लैंग्वेज में यही है। कंटेंट डेप्थ मैटर मोर देन द लेंथ। अगर आप कंटेंट को बहुत लंबा लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लिखेंगे और आप सोच रहे हो कि आप रैंक करोगे, तो ये नहीं होता, बल्कि उसके डेप्थ को ध्यान रखना होता है कि कितना आप उस कंटेंट से रिलेटेड जानकारी दे पा रहे हैं, कितनी ज़्यादा आपको उस कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज है। आप उस चाहे छोटा-सा ही हो, लेकिन उस कंटेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको उस कंटेंट से रिलेटेड। EEAT इज़ द मेजर रैंकिंग फैक्टर्स। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, एक्सपर्टाइज़ होने चाहिए, अथॉरिटी बिल्ड होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, यही होता है EEAT का मतलब। AI driven searches like AI overview, preferred structure and high quality content. Then इसके बाद bottom line बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, हाई रैंकिंग। अगर आप जैसे जो यूज़र आया जो आपकी वेबसाइट पे देख रहे हैं, अगर आप उसका एक्सपीरियंस जो वो कैसा फ़ील कर पा रहा है, कैसा उसे अच्छा लग रहा है आपका कंटेंट पढ़ने में, उसे समझ में आ रहा है, उसकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो पा रही है। अगर आप ये सब कर पा रहे हैं तो आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी। सिंपल। इसके बाद ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है कीवर्ड रिसर्च द फाउंडेशन। कीवर्ड रिसर्च यानी कि कीवर्ड्स पे रिसर्च करना कि किस तरीके का हमें कीवर्ड्स फोकस करना चाहिए, किस तरीके का कीवर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। देखिए कीवर्ड्स ना 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होते हैं मीडियम, एक होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। एक एलएसआई कीवर्ड्स भी होते हैं। ऐसे ऐसे तरीके के कई सारे कीवर्ड्स होते हैं। शॉर्ट टेल यानी कि शॉर्ट टेल बिल्कुल छोटा सा, जैसे एसईओ टिप। लॉन्ग टेल हो गए बेस्ट एसईओ टिप फॉर बिगिनर्स 2026। एलएसआई कीवर्ड्स उसी से रिलेटेड जो और कीवर्ड्स हो गए, एसईओ से रिलेटेड ही कीवर्ड्स। इस तरीके के ये कीवर्ड्स होते हैं, टाइप ऑफ कीवर्ड्स। इसके बाद सर्च इंटेंट भी कई सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशनल हो गया कि इंफॉर्मेशन दे रहे हो, नेविगेशनल हो गया कि नेविगेट कर रहे हो, या फिर ट्रांजैक्शन जैसे कि ट्रांजैक्शंस के लिए जो यूज़ किया जाता है। सर्च इंटेंट यानी कि जो सर्च कर रहे हैं यूज़र उसके इंटेंट पर फोकस करना। देन इसके बाद आता है टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल टैग सबसे मेन फैक्टर होता है, ये 50 से 60 की कैरेक्टर्स के अंदर रखना चाहिए। इसमें जो तुम्हारा मेन कीवर्ड है वो भी होना चाहिए इन्वॉल्व, और इसे एंगेजिंग और क्लिकेबल बनाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी टाइटल पर क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पर आएँ। आपकी वेबसाइट पर लोग तभी आएंगे जब उन्हें आपका टाइटल अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, उन्हें समझ में आएगा कि आपका टाइटल किस चीज़ पर है। देन जैसे कि आप बस लिख दिया एसईओ गाइड, बेकार। लेकिन अगर आपने लिखा कंप्लीट ऑन पेज एसईओ गाइड 2026 रैंक फर्स्ट फास्ट, हाई सीटीसीआर, बेटर रैंकिंग। अगर आपका जो क्लिक थ्रू रेट है कि कितने लोगों ने क्लिक करा है, अगर आपका ये बेटर होगा तो आपकी रैंकिंग में भी फ्लक्चुएशन आएगा, मतलब कि बेटर होएगी वो भी। देन इसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन। मेटा डिस्क्रिप्शन रैंकिंग पे वैसे तो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता, पर ये सीटीआर पे खिलता है कि क्लिक थ्रू रेट पर। तो जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो 150 से 160 कैरेक्टर्स के अंदर रखना चाहिए। इसमें भी कीवर्ड्स होने चाहिए नेचुरली, और इसमें एक कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए। ये एक डिस्क्रिप्शन होता है। देन इसके बाद आता है फोर्थ एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल जो होते हैं, जो ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको यूआरएल, ये एक
क्लीन वे में होना चाहिए, जिससे कि जो यूज़र्स और जो सर्च इंजन्स हैं उन्हें दोनों को समझ में आए कि किस चीज़ पर है। क्लीन होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, बस जो मेन चीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपको एग्जांपल में दिखाया ही गया है, ये 1 2 3 4 ID ऐसे करके बेकार है। इससे बढ़िया एग्जांपल के रूप में जो आपकी वेबसाइट है उसके बाद ऑन पेज एसईओ गाइड मेरी भी इसी तरीके से है, जैसे ये वेबसाइट है इसके बाद ऑन पेज एसईओ कंप्लीट गाइड HTML सिंपल। छोटा रखो, इसमें अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो, हाइफन का यूज़ करो, नॉट अंडरस्कोर्स का, बस यही होता है। इसके बाद आता है हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स छः तरीके के होते हैं, H1 हो गया, H2 हो गया, H3, फिर H4, H5 और H6, ये एक के बाद एक अंदर आते रहते हैं। H1 जो होते हैं वो मेन टाइटल टैग के लिए होते हैं, H2 जो होते हैं सेक्शंस के लिए होते हैं, और H3 उसके सब सेक्शंस के लिए होता है। H1 बस एक बार ही यूज़ होता है, बार बार रिपीट में नहीं करना। H2 और H3 कर सकते हैं। वेल स्ट्रक्चर कंटेंट रैंकिंग बेटर एंड कीप्स यूजर एंगेजमेंट। अगर आप अपना जो कंटेंट है उसको एकदम वेल स्ट्रक्चर फेस में करेंगे कि एक कंटेंट है उसके अंदर फिर जो चीज़ बता रहे हैं उसे बताई जाए, तो इस तरीके से अगर फॉर्मेट में रखेंगे तो ज़्यादा लोग एंगेज भी होंगे और आपकी जो रैंकिंग की फैक्टर्स है, रैंकिंग भी है, वो भी बेटर होगी। ओके दोस्तों, देन इसके बाद आता है सिक्स जो है हाई क्वालिटी कंटेंट। हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंटेंट जो है वो ही किंग है। अगर आप जितना बढ़िया कंटेंट लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी रैंकिंग निकल के आएगी। अगर आपका जो कंटेंट है वो डेप्थ में इंफॉर्मेशन देगा, उसमें सब चीज़ें होगी, FAQ, इनसाइट्स, आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहे हैं, केस स्टडी दे रहे हैं, आप यूज़र की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो ऊपर रैंक में आएगा। अगर आपका थिन है कंटेंट या किसी और से ले रखा है कंटेंट, तो वो रैंक नहीं करेगा। ओके, देन आता है कीवर्ड प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, कि कीवर्ड्स कैसे कैसे प्लेस करना चाहिए। तो कीवर्ड्स प्लेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है नेचुरली डालो। कीवर्ड स्टफिंग ना करो कि भर दे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को एक सही तरीके से नेचुरली डालना चाहिए, टाइटल डालना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट जो 100 वर्ड्स आएंगे कंटेंट के अंदर उसमें डालो, हेडिंग्स पे डालो, ऑल्ट इमेज पे डालो, इमेज के जो ऑल्ट टेक्स्ट होता है उनमें, URL में डालो। इस तरीके से नेचुरली वे में कीवर्ड्स स्टफिंग ना करो। ओवर ऑप्टिमाइज करना भी हार्मफुल होता है रैंकिंग के लिए, कि आप बस कीवर्ड्स ही डालते जा रहे हो, स्टफिंग करते जा रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है एट्थ इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग कनेक्ट्स योर पेज एंड बूस्ट SEO। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है कि एक यूज़र को एक वेबसाइट जैसे सर्च कर रहा है तो उसे दूसरी लिंक भी दिखा देना, जिससे कि वो दूसरी लिंक पर भी जाके वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सके। इससे क्या होता है ना, ज़्यादा SEO में फ़ायदा होता है, मतलब कि एक यूज़र एक वेबसाइट से फिर दूसरी वेबसाइट पे जाता है, उसे इंफॉर्मेशन मिलती है, आपका जो कंटेंट होता है वो भी फिर रैंकिंग में और ऊपर जाता है। बेनिफिट्स हो गया क्राउडेबिलिटी, क्राउडर्स जो आते हैं उनको मिलता है, जो इंक्रीज होता है यूज़र्स का टाइम तुम्हारी वेबसाइट पर। जैसे जो यूज़र आया तो वो कितनी देर तक आपकी वेबसाइट पे रुकेगा, वो चीज़ भी इंक्रीज़ करता है। और आपकी जो अथॉरिटी होती है, टॉपिकल अथॉरिटी, उसे भी बिल्ड करता है। इंटरनल लिंकिंग हेल्प्स गूगल अंडरस्टैंड योर साइट स्ट्रक्चर। इंटरनल लिंकिंग हेल्प करता है जिससे गूगल आपकी जो साइट का स्ट्रक्चर है वो समझ सके। देन इसके बाद आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब इमेज को ऑप्टिमाइज करना, कंप्रेस इमेजेस लगाना, डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स लगाना, ऑल्ट टेक्स्ट लगाना, वेबपी में इमेज लगाना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वेबपी या JPG इमेज के नेम ऐसे नहीं होना चाहिए, इमेज 1 2 3 पूरा ऑन पेज SEO गाइड JPG इस तरीके से होना चाहिए। देन उसके बाद इस पेज स्पीड ऑप्टिमाइज करना,
जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी से खुले लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। अगर जैसे कि कोई यूज़र आया और आपकी वेबसाइट उस पर बहुत टाइम लगा रही है खुलने में, तो ऑफ कोर्स सी बात है वो बैक जाके दूसरी वेबसाइट को खोलने का वो वेट नहीं करेगा। तो इसलिए आपकी पेज की जो स्पीड है वो ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए, एक सही तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि उसमें पेजेस कंप्रेसिंग लगा दो, चेन लगा दो या मिनिमाइज़ करो अपनी सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी खुले और आपकी जो रैंकिंग हो वो और इंक्रीज़ हो। और जो आपका बाउंस रेट होता है कि वापस जा रहे हैं लोग, वो कम हो। देन इसके बाद मोबाइल फ्रेंडलीनेस, कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग ब्राउज़र पे गूगल से मोबाइल डिवाइसेस से ही सर्च करते हैं। तो आपका जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, फास्ट लोडिंग ऑन मोबाइल और इजी नेविगेशन। ओके। देन इसके बाद यूज़र एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन, यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो ऑप्टिमाइज़ करना। गूगल ट्रैक करता है कि यूज़र बिहेवियर कैसे कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा बाउंस रेट आया, कम टाइम के लिए रुक रहे हैं, एंगेजमेंट अच्छा नहीं आ रहा, तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। लेकिन अगर अगर आपका बाउंस रेट कम है, लोग ज़्यादा देर के लिए आपकी वेबसाइट पे रुक रहे हैं, एंगेजमेंट अच्छी आ रही है, तो आपकी हायर रैंकिंग में चांसेस बन जाएंगे। देन इसके बाद स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज, सॉरी स्कीमा मार्कअप। इसके बाद स्कीमा मार्कअप में आते हैं जैसे कि एफएक्यू लगाना, आर्टिकल सबमिशन करना, रिव्यू करना, इन सब चीज़ों को जो रिच स्निपेट्स के अंदर की कंटेंट होते हैं। देन इसके बाद आता है कंटेंट फ्रेशनेस। कंटेंट को फ्रेश रखो, हर थोड़ी थोड़ी टाइम बाद अपनी जो कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज़ करते रहो, उसे अपडेट करते रहो, जिससे कि गूगल प्रेफर करता है फ्रेश और अपडेटेड कंटेंट, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स। ओके। देन इसके बाद EEAT ऑप्टिमाइजेशन। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, अथॉरिटी बिल्ड करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, अपना अथॉरिटी के ऑथर का बायो लिखो, शेयर रियल एक्सपीरियंस, कि आपको एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग केस स्टडीज डालो, बैकलिंक्स बनाओ, जिससे कि गूगल को लगना चाहिए कि आपको इस जो आप वेबसाइट पे डाल रहे हैं, आपको इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सपर्टाइज है, आपको अथॉरिटी है, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है इन सब चीज़ों पर। और वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। सब लोग एलेक्सा या फिर हो गया सिरी, इन सब चीज़ों में ही कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी आपको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। कन्वर्जन रेट, आंसर क्वेश्चंस डायरेक्टली, टारगेट लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स। देन इसके बाद आई AI SEO ऑप्टिमाइजेशन। AI भी अब आ चुका है, जैसे कि राइट ह्यूमन फर्स्ट कंटेंट, अवॉइडिंग लो क्वालिटी AI जनरेटेड टेक्स्ट, फोकस ऑन वैल्यू एंड ओरिजिनलिटी। गूगल कैन डिटेक्ट स्पैमी AI कंटेंट। अगर आप AI से लिखा हुआ सारा कंटेंट एकदम से कॉपी पेस्ट कर दोगे तो वो तो रैंक करने से रहा। AI डिटेक्ट गूगल डिटेक्ट कर लेता है AI कंटेंट को, स्पैमी AI कंटेंट को। देन इसके बाद आता है एडवांस ऑन पेज एसईओ सीक्रेट्स, ट्रॉपिकल अथॉरिटी स्ट्रेटजी। आप एक ही कॉन्सेप्ट लो, जैसे एक ही चीज़ ले लो, एसईओ पे ले लिया आपने कि आप एसईओ से रिलेटेड वेबसाइट बनाओगे जिसमें आप एसईओ से रिलेटेड कंटेंट डालोगे, तो आपको उसी से रिलेटेड आपको फिर पेजेस बनाने चाहिए, जैसे कि टॉप अराउंड वन टॉपिक, व्हाट इज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, जिससे कि गूगल को एक बिल्ड हो जाए अथॉरिटी की गूगल की आइज़ में कि आप एक ट्रस्ट वाले बंदे हो, आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट किया जा सकता है, अथॉरिटी है। एक ही टॉपिक पर अगर आप इंफॉर्मेशन डालते रहोगे तो वो ट्रॉपिकल अथॉरिटी के अंदर काउंट होगी, स्ट्रेटेजी के अंदर। देन इसके बाद VLUF स्ट्रेटेजी, बॉटम लाइन अप फ्रंट, give the main answer at the beginning, user loves quick answer and Google rewards it। मतलब समझ गए होंगे आप कि जो स्टार्टिंग में ही अपना जो मेन आंसर है वो दे दो, क्योंकि यूज़र्स को ज़्यादा टाइम तक रोक के रखना सही नहीं होता। वो जल्दी से जल्दी बस रिस्पॉन्स चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि
क्या इसका जवाब है? अगर आप बाद में देंगे तो वो दूसरे की वेबसाइट पे जाके सर्च कर लेंगे इजली। तो जल्दी से जल्दी अपनी ही वेबसाइट पर स्टार्टिंग में ही अपना जो मेन आंसर है वो दे दो, जिससे कि यूज़र पढ़े और समझे आप क्या कहना चाहते हैं। देन इसके बाद कंटेंट डेप्थ स्ट्रेटेजी, लॉन्ग फॉर्म डेप्थ कंटेंट प्रेफर्स बेटर। 1500 से 3000 वर्ड्स तक का आप अपना लेंथ डाल सकते हैं और उसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालिएगा। देन इसके बाद सर्च इंटेंट मैचिंग, फोकस ऑन सॉल्विंग यूज़र रिक्वायरी कम्प्लीटली, कि मतलब फोकस करना कि जो यूज़र्स की क्वेरी हो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया जा सके। यही होता है आज के टाइम में। अगर आपको गूगल पे रैंक करवानी है अपनी वेबसाइट को, तो सबसे मेन चीज़ आपको ये देखना होगा कि यूज़र्स की क्वेरी को हम कंप्लीटली समझ पा रहे हैं, हम जो उनकी क्वेरी है उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप यूज़र की क्वेरी को सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। ओके। कॉमन ऑन पेज एसईओ मिस्टेक्स, जो ऑन पेज एसईओ में लोग मिस्टेक करते हैं सबसे ज़्यादा, तो कीवर्ड स्टफिंग ही कर देते हैं लोग। कीवर्ड्स को भर देते हैं या डुप्लीकेट कंटेंट डाल देते हैं, या फिर उनकी वेबसाइट ही स्लो होती है, या फिर पुअर स्ट्रक्चर होता है उनकी वेबसाइट का, समझ नहीं पाते हैं यूज़र्स, या क्लिकबेट विदाउट वैल्यू। देन इसके बाद कंक्लूजन ऑन पेज एसईओ इन 2026 इज नो लॉन्गर अबाउट ऑप्टिमाइजेशन, इट इज डिलीवरिंग रियल वैल्यू, ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस एंड हाई क्वालिटी कंटेंट। ओके, हाई क्वालिटी कंटेंट। देन इसके बाद फोकस ऑन यूजर इंटेंट, यूजर का जो इंटेंट है उस पर फोकस करना, वैल्यूएबल कंटेंट बनाना, ऑप्टिमाइज करना टेक्निकल एलिमेंट्स को, ट्रस्ट बिल्ड करना, अथॉरिटी बिल्ड करना। यू कैन रैंक ऑन गूगल एंड ड्राइव कंसिस्टेंट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। बिना पैसों के आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं, आप रैंक करवा सकते हैं वेबसाइट को। अगर आपको और जानकारी चाहिए ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड तो ये डॉक है, आप इसमें से जाके पढ़ सकते हैं। द रियल सीक्रेट ऑफ एसईओ इज कंसिस्टेंसी प्लस क्वालिटी प्लस पेशेंस। पेशेंस बना के रखिएगा, क्वालिटी अपने कंटेंट की अच्छी रखिएगा और कंसिस्टेंट रहिएगा, तो आपकी जो एसईओ में रैंकिंग आनी शुरू होगी। आप इन बुकों से भी जानकारी ले सकते हैं, आप इस वेबसाइट से भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।